हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस को, जिसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, ये इसका थर्ड पार्ट है। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं 70 क्वेश्चंस को। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे 30 मोर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। जब एक पासे को फेंकेंगे तो क्या प्रायिकता बनती है कि सम संख्या आएगी। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है PE इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई NS। NE का मतलब क्या है कि जो हमारे सवाल में पूछा है, सम संख्या के बारे में पूछा है, और NS का मतलब क्या है, सैंपल स्पेस, कि जब हम लोग वो काम करेंगे तो कितने टाइम्स आने के वो चांसेस हैं। तो जब पासा हम लोग फेंकेंगे तो क्या क्या आने के चांसेस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं NS। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको NS चाहिए। NS क्या है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, ये सारी संख्याएं आ सकती हैं। उनमें से पूछा क्या है, आपको क्या चाहिए, NE चाहिए। तो NE में क्या हो सकता है, ये और ये, क्योंकि सम संख्या के बारे में बोला है, इवन नंबर। तो 1, 2 और 3 ये है, और NS आपका कितना है, टोटल 6। तो सॉल्व करेंगे, PE इज इक्वल टू 3/6 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर हम लोग 2 सिक्कों को उछालते हैं तो क्या प्रायिकता बनती है कि 2 टेल आएंगे एक साथ। तो सबसे पहले क्या निकालना है, NS, यानी कि सैंपल क्या क्या आ सकता है आपका। जब हम लोग सिक्कों को उछालेंगे तो दोनों में एक साथ हेड आ सकता है, या फिर एक में हेड एक में टेल आ सकता है, या फिर पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल आ सकता है, नहीं तो दोनों में एक साथ टेल आ सकता है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, ये 4 हो गया। उसके बाद पूछा क्या है कि 2 टेल्स आने के चांसेस क्या हैं, तो वो तो एक ही बार आपको दिख रहा है। NE आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो PE कितना हो जाएगा आपका, 1/4। तो 1/4 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर C में। नेक्स्ट है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपके 5 या 6 क्वेश्चंस इसमें होंगे, बाकी सारा थ्योरी है। न्यूमेरिकल इसलिए समझा दे रहे हैं ताकि फॉर्मूले समझ में आ जाएं, और इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर ले जाएं। 73rd क्वेश्चन आपका, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 3 सिक्कों को उछाला जाए तो क्या चांसेस हैं कि कम से कम 1 हेड आ जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होगा, 2 क्वेश्चन में तो याद ही हो गया होगा कि हमको क्या चाहिए, NE चाहिए और NS चाहिए। NE का मतलब क्या है, क्या हमको चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड वो, और NS का मतलब क्या है कि जब 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल कितनी प्रायिकता बनती है, क्या क्या आने के चांसेस होते हैं। तो S में हमारा तीनों का हेड आ सकता है, 2 पे हेड और 1 पे टेल हो सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, या फिर हेड हेड टेल हो सकता है, नहीं तो तीनों में एक साथ हेड आ सकता है। टोटल कितने सैंपल्स हमारे हुए, सैंपल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये हुआ। और E क्या पूछा था कि कम से कम 1 हेड हो, एटलीस्ट 1 हेड हो, मैक्सिमम की बात नहीं किया है। तो कहाँ कहाँ सिर्फ 1 हेड आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे, कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो E आपका कितना हो गया, 7, और S कितना है, 8 है। तो PE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम इफ चांस ऑफ लूजिंग इज 0.3। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, विनिंग प्लस लूजिंग, और इन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। तो अगर लूजिंग आपका 0.3 है
तो विनिंग का चांस कितना आएगा 0.7। 1 में से 0.3 को माइनस कर दीजिए, 0.7 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपके बन सकता है कि जो प्रोबेबिलिटी होता है वो टोटल उसका कितना होता है, तो वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, एक से अधिक कभी भी उसका आंसर नहीं आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग टेल इफ अ कॉइन इज टॉस्ड। अगर एक सिक्के को उछाला जाता है तो क्या चांस है कि उस पर टेल आएगा। एक सिक्का है तो हमारे पास हेड आने के चांसेस कितने हैं 1/2, टेल आने के चांसेस कितने हैं 1/2। अब ये कैसे पता चला, फॉर्मूला हमारा क्या होता है PE इज इक्वल टू NE/SE। तो हमको चाहिए क्या, एटलीस्ट 1 टेल चाहिए था। एक ही सिक्का हमारा एक ही बार उछाला जा रहा है तो उसमें टेल कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, तो ये हो गया 1। और हमारे पास टोटल आउटकम क्या क्या है, तो हेड भी हो सकता है और वो टेल भी हो सकता है, तो वो हो गया आपका 2, 1/2 आंसर हो गया। नेक्स्ट है इवेंट विच कैन नेवर अकर टुगेदर इन प्रोबेबिलिटी थ्योरीज देन इट इज क्लासिफाइड एज। प्रायिकता सिद्धांत में वह घटना जो एक साथ घटित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अनन्य घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है When we consider an event B, the non-occurrence of event B is। जब हम घटना B पर विचार करते हैं तो घटना B की गैर घटना होती है, वो क्या होती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का पूरक। नेक्स्ट है What is probability that sum of outcomes on pair of dice is equal to 8। क्या प्रायिकता बनती है कि अगर 2 पासों को उछाला जाएगा तो जो उनकी आउटकम होगा, उनका आउटकम होगा वो इक्वल टू 8 होगा, उन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको S चाहिए और N चाहिए। S मतलब हमारे पास 2 डाइस है और 2 डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, ऐसे कर करके हमारे पास टोटल आउटकम कितना होगा 36 होगा। अब बात आती है N की, तो N हमारा कितना होगा, सबसे पहले हमको चाहिए क्या पेयर ऑफ डाइस जिसमें उसका सम कितना हो 8 हो। तो हमारा अगर 2 इसमें आए और दूसरे वाले में 6 आ जाए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 आएगा। दूसरा हो सकता है कि पहले वाले में 6 दूसरे वाले में 8 आए, ये हो सकता है। एक में हमारे 5 आए और दूसरे वाले में 3 आए, चाहे पहले वाले में 3 आ जाए दूसरे वाले में 5 आए, या फिर दोनों में 4 4 आ जाए, तो ये क्या होगा आपका दोनों का सम 8 होगा। गिन लिया जाए कितना है N 1 2 3 4 5, तो 5 आपका N है और टोटल कितना है आपका 36 है। आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देयर विल बी नो स्क्यूनेस, विषमता नहीं पाई जाएगी। कब नहीं पाई जाएगी, जब सक्सेस और फेलियर दोनों एक दूसरे के बराबर हों। जब सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा फेलियर कम रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, यानी कि सकारात्मक विषमता। और जब सक्सेस कम रहता है फेलियर ज़्यादा रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं नकारात्मक विषमता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसामान्य वितरण की विशेषता कौन सी नहीं है। बेल शेप्ड, घंटी के आकार का, तो ये बेल शेप्ड होता है। सतत श्रेणी ये भी है, और इसका मोड यूनी मॉडल होता है, यानी कि एक ही मोड होता है, तो ये भी है। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज इसमें नहीं होता है क्योंकि इसकी सीरीज कैसी होती है सतत होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। नेक्स्ट है एनालिटिकल स्टडी एक्चुअल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज डन बाय विच टेस्ट, कौन से परीक्षण में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है वास्तविक मूल्य और अपेक्षित मूल्य का, तो ये किया जाता है काई स्क्वायर टेस्ट में। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेप इन काई स्क्वायर टेस्ट, जब काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप आपका पहला चरण क्या होता है, तो वो होता है नल हाइपोथेसिस बनाना, यानी कि सबसे पहले आप शून्य परिकल्पना बनाते हैं उसके बाद कोई काम करते हैं।
और कोई भी टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस का ही बात आता है। नेक्स्ट है फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तो उस समय डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी क्या होती है, तो फॉर्मूला इसका होता है r-1 और c-1। नेक्स्ट है अनोवा टेस्ट वॉज इन्वेंटेड बाई। प्रसरण विश्लेषण किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था फिशर के द्वारा। नेक्स्ट है अनोवा के एजम्पशंस कौन कौन से हैं, उसकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी इसकी मान्यता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रसरण वितरण। होमोजेनिटी मतलब सजातीयता, ये भी होता है। और सबसे लास्ट में है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, ये भी होती है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ये सारी चीज़ें मान करके ही अनोवा टेस्ट को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है अनोवा टेस्ट इज डन फॉर टेस्टिंग सिमिलैरिटी ऑफ। जब अनोवा टेस्ट किया जाता है, प्रसरण परीक्षण किया जाता है, तो उसमें किसके सजातीय होने की जांच की जाती है, किसके सिमिलैरिटी, किसके समानता की बात की जाती है, तो वो किया जाता है मीन के, यानी कि औसत के समानता की जांच की जाती है। नेक्स्ट है अनोवा इज रिलेटेड टू। अनोवा टेस्ट किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है एफ टेस्ट से। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एफ टेस्ट किसने दिया था, फिशर दिए थे। अनोवा किसने दिया था, वो भी फिशर दिए थे। तो अनोवा किससे रिलेटेड है, एफ टेस्ट से। नेक्स्ट है अमॉन्ग दिस विच सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन इक्वल प्रोबेबिलिटी। निम्नलिखित संभाव्यता विधि में से कौन सी विधि है जिसमें सबके आने की प्रायिकता बराबर होती है, तो ऐसा होता है सिर्फ साधारण प्रायिकता में, बाकी किसी में नहीं होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत ही ऐसा होता है कि सबके आने के चांसेस बराबर बराबर हों। स्तरीय हो गया, व्यवस्थित हो गया, संभाव्यता हो गया, इन सब में थोड़े कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑल्सो नॉन एज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। प्रतिनिधि नमूने के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो हम लोग जानते हैं गैर संभावित प्रतिचयन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नेक्स्ट है फर्स्ट मेंबर यूनिट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई सेकेंड मेंबर यूनिट, यानी कि एक नेटवर्क की तरह करना कि पहले हम लोग एक सदस्य की पता लगा लेते हैं, उसके बाद ये सदस्य किसी दूसरे के बारे में बताता है, ये वाला किसी तीसरे के बारे में बताएगा, ये किसी और के बारे में बताएगा। मतलब एक नेटवर्क की तरह जब हम लोग करके और डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग। और ये किसका पार्ट है, प्रोबेबिलिटी का या नॉन प्रोबेबिलिटी का, तो ये पार्ट होता है नॉन प्रोबेबिलिटी का, यानी कि गैर प्रायिकता विधि का पार्ट होता है ये। नेक्स्ट है व्हेन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स दैट हैव हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जब समूह को हम लोग बांट देते हैं और ऐसे समूह होता है जिसमें अलग अलग विशेषताएं सबकी पाई जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग, समूह प्रतिचयन, ऑप्शन नंबर सी। और जब यहीं पर रहता कि ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं और उस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड, स्तरीय प्रतिचयन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्यता नमूनाकरण पर आधारित है, इसको प्रायिकता भी बोलते हैं। तो इसमें स्नोबॉल, कोटा और कन्वीनियंस, ये तीनों किससे संबंधित है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से। लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड है ये किससे संबंधित है, आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, जिसमें जो पॉपुलेशन के टोटल डेटा हैं उनके चयन होने के, सैंपल में हमारे चयन होने की संभावना सबकी बराबर है। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सबकी संभावना बराबर नहीं होती है, हम अपने मन के अकॉर्डिंग या फिर हमको जैसा कोटा मिला रहता है उसके अकॉर्डिंग या अपने सुविधा के अकॉर्डिंग हम उसका चयन कर लेते हैं, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाता है।
नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन आइटम इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन इज नोन एज एंड इज। समष्टि से प्रायिकता प्रतिचयन में किसी वस्तु के चयन की प्रायिकता ज्ञात है आपको, तो वो क्या है? तो वो हमेशा क्या रहती है? नॉन ज़ीरो रहती है, गैर शून्य। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड इज कॉल्ड। एक सांख्यिकी के अपेक्षित मूल्य और अनुमानित किए जा रहे पैरामीटर के मूल्य के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं बायस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैम्पलिंग। प्रतिचयन से संबंधित कौन सा सत्य है? सैंपल इज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, सही है। जो पॉपुलेशन का एक पार्ट हम लोग निकालते हैं उसे हम लोग सैंपल बोलते हैं। सैम्पलिंग सेव्स टाइम, मनी एंड एनर्जी, ये भी सही है कि जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो उससे हमारे धन का, समय का, शक्ति सबका बचत होता है। नेक्स्ट है इसके हेल्प से हम लोग सैम्पलिंग एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी सही है कि प्रतिचयन त्रुटि का ज्ञात इसकी सहायता से किया जा सकता है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा एंड सैंपल इज टेकन फ्रॉम देम। निम्नलिखित में से जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है, उसके बाद हम लोग चयन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्तरीय प्रतिचयन, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। नेक्स्ट है द एग्रीगेट ऑफ ऑल द यूनिट्स पर्टेनिंग टू अ स्टडी इज कॉल्ड। अध्ययन के सभी इकाइयों के योग को हम क्या कहते हैं? तो आई थिंक ये आंसर आ रहा होगा, पॉपुलेशन कहते हैं। कि जितना भी हमारा टोटल है उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं, और उसमें से जिसको निकाला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिदर्श कहते हैं। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड इज डिवाइडेड इनटू यूनिट। जनसंख्या जिससे प्रतिदर्श को चुना जाएगा उसे हम क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो वो जो एक एक यूनिट है उसे हम क्या नाम देते हैं? उसका नाम है प्रतिदर्श इकाई, सैंपल यूनिट। नेक्स्ट है आपका डैश रिफर्स टू दोज एलिमेंट्स फ्रॉम विच सैंपल्स आर स्पेसिफिकली चूजन और सेलेक्टेड फॉर द रिसर्च। डैश से आशय इकाई से है जिससे प्रतिदर्श को चुना गया है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टारगेट पॉपुलेशन, लक्षित जनसंख्या। यानी कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उनमें से कुछ को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो जहाँ से हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लक्षित जनसंख्या। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका नॉन सैम्पलिंग एरर इज प्रेजेंट इन। गैर प्रतिचयन त्रुटि किस में पाई जाती है? सेंसस में, सैंपल में या उपरोक्त? तो सभी में। तो ये दोनों में पाई जाती है। अगर पूछा रहता कि सैंपलिंग एरर किस में पाया जाता है तो वो सिर्फ सैंपल में पाया जाएगा, लेकिन नॉन सैंपलिंग एरर दोनों में पाए जा सकते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।